आज का टॉपिक है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और मूल अधिकार। और मूल अधिकार को क्या बोला जाता है? मौलिक अधिकार। अब आपको बता दें कि सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे क्या मौलिक अधिकार है, कहाँ से इसको लिया गया है और किस तरीके से ये प्रति व्यक्ति को या प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं। ठीक है, ये एक बंदा जाके गेट बंद कर दीजिए क्योंकि इसकी आवाज़ आ रही है, जो भी कटिंग वगैरह, हाँ इस तरीके से आवाज़ ठीक है उसने कर दी है। ओके, देखिए मौलिक अधिकार सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर टॉप में लिखा हुआ है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। तो यहीं से ही हमारा प्रश्न बन गया है कि मूल अधिकारों की चर्चा कौन से भाग में की गई है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। और अनुच्छेद 12 से 35 में क्या वर्णित है? मौलिक अधिकार। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार। ठीक है, तो आपको सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार का प्रावधान हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। हमने कहां से लिया है? अमेरिका से, यूएसए। मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है ये हमने कहां से लिया है? यूएसए से। और आपको बता दें हमारे बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, 6 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, लेकिन पहले कितने थे? 7। पहले हमारे मौलिक अधिकार कितने थे? 7। और इन सभी को हम एक एक करके बड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले जो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे तो उसको मैं एक एक करके बता देता हूँ। जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और सांवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये इस तरीके से पूरे हमारे 6 अधिकार थे। जो 7वां अधिकार था हमारा, या पहले 6वां जो अधिकार था, पहले 7 थे, 7 में जिसमें 6वां अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा देने के बाद उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का के तहत जोड़ दिया और एक लीगल राइट, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और तब से हमारे मौलिक अधिकार 7 के बजाय कितने हो गए? 6 हो गए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे वर्तमान में मौलिक अधिकार, मूल अधिकारों की जो संख्या है वो है कितनी? 6। पहले कितनी थी? 7। तो एक बार फिर से मैं आपको उसको बता देता हूं कि वो क्या क्या थे। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब एक एक करके इसको करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है समता का अधिकार। समता का मतलब होता है बराबरी। क्या है? समता का मतलब क्या होता है? बराबरी, कि सभी व्यक्तियों को बराबर का दर्जा है। भारत की बाउंड्री के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, उसको क्या है? बराबरी का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए इस समता के अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18, यानी टोटल कितने अनुच्छेद आते हैं? 5। अभी हमने कुछ एक प्रश्न पिछली बार एक टेस्ट कराया था तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में क्या वर्णित है? समता का अधिकार। ये भी प्रश्न आ सकता है कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में क्या वर्णित है? तो 14 से लेकर 18 तक में क्या वर्णित है? समता का अधिकार। टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 5। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कि विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण, कि कानून, विधि के सामने, विधि के आगे सभी लोग क्या हैं? बराबर है। विधि के आगे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि किसी भी व्यक्ति ने क्राइम किया हो या किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो या किसी भी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वह कानून के नजर में बराबर है। ऐसा नहीं है कि बहुत जो बड़ा व्यक्ति हो गया उसी को न्याय मिलेगा, बाकी जो छोटा व्यक्ति है उसको न्याय नहीं मिलेगा। इस अनुच्छेद 14 के माध्यम से ये कहा गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति, जहां पर आज 135 करोड़ की जनसंख्या की आबादी है, भारत का कोई भी व्यक्ति, सभी के सभी व्यक्ति, चाहे वो कलेक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, मंत्री क्यों ना हो और प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वह विधि के सामने क्या है? सभी लोग बराबर है। यानी किसी के साथ भी अगर अत्याचार होता है, अपराध होता है तो उसको विधि बराबर नजर से देखेगी और उसको न्याय दिलाने की कोशिश करेगी और न्याय दिलाकर रहेगी। क्लियर है चीज? आए समझ में? अब जैसे अक्सर ऐसा होता है, अगर आज की दुनिया में हम देखेंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, संपन्न हो जाते हैं, या हमारे देश का एक ऐसा इतिहास रहा है कि उस समय जब हमारा देश उत्तर वैदिक काल के बाद धीरे धीरे, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में
धीरे धीरे जात और पात में बंटना चालू हुआ था, और बंटना चालू होने के बाद इतना ज्यादा भेदभाव हो गया, इतना ज्यादा जात के बीच में गैप हो गया कि अनटचेबिलिटी आ गई। अनटचेबिलिटी का मतलब अस्पृश्यता आ गई, कि मतलब बड़े लोग बड़े वर्ग के लोग छोटे वर्ग के लोग को छूते नहीं थे। आज भी ये होता है गांव स्तर में, आपने देखा होगा। और उस समय हमारे देश का कुछ ऐसा भी माहौल हुआ करता था कि कीड़ों मकोड़ों की तरह जो छोटे वर्ग के लोग हुआ करते थे, या छोटी जिसको जात बोलते हैं वो हुआ करते, तो उनको छोटा लोग तरीके से समझा जाया करता था। कोई न्याय का मतलब नहीं, कोई और अत्याचार बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो जब हमारा संविधान बना, संविधान में पहले ही ये प्रावधान डाल दिया गया कि कानून सबके लिए, कानून से जो खिलवाड़ करेगा उसको बराबर सजा मिलेगी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो बड़ा पैसा वाला हो। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में ताकत है। यही कारण है कि आज विजय माल्या जैसे लोग देश के बाहर छुपे बैठे हैं। यही कारण है क्योंकि हमारा संविधान क्या कहता है, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 की विधि के समक्ष समता का अधिकार, कि कानून के सामने सब बराबर है। किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर अपराध किया है तो सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर छोटा व्यक्ति है तो उसी को सजा मिलेगी और बड़ा व्यक्ति है तो उसे सजा नहीं मिलेगी। नहीं, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जगह का हो, पैसे वाला हो, पैसे वाला ना हो, उसको बराबर सजा मिलेगी। यानी यही से आप बोल सकते हो कि समता का अधिकार मतलब कि विधि के समक्ष समता। विधि का मतलब क्या होता है, कानून। कानून के आगे सभी लोग क्या है, बराबर है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, उच्च वर्ग का व्यक्ति है, उसके साथ अगर कोई अपराध हुआ है तो उसको भी न्याय मिलेगा, और जो निम्न कोटि का व्यक्ति है, निम्न वर्ग का व्यक्ति है, उसके साथ अगर कोई अपराध हुआ है तो उसको भी बराबर का न्याय मिलेगा। तो सबसे अनुच्छेद हमारा जो 14 है, कहता है विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण। संरक्षण मतलब कानूनी सुरक्षा भी उसको दी जाएगी। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे जिनके ऊपर केस होता है, तो वो लोग केस होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई अच्छा खासा वकील करेंगे, अच्छा खासा पैसा लगाएंगे, और जितने की ज्यादा होती है दबा दिया जाता है निम्न वर्ग को। तो उन्होंने क्या बोला है कि इस दशा में समान संरक्षण भी दिया जाएगा। समान संरक्षण का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन। ठीक है, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसको जान की दिक्कत है, अगर उसको मर्डर की दिक्कत है, तो भी उसको सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। अगर उसके पास कोई वकील नहीं है, सरकार की तरफ से उसको संरक्षण दिया जाएगा। यानी भारत के संविधान के आगे सभी के सभी लोग बराबर हैं, महिला हो या पुरुष हो, बूढ़ा हो या जवान हो। आए समझे? तो ये था हमारा अनुच्छेद 14। अब आते हैं अनुच्छेद 15 पे। तो अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, देखिए, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अनुच्छेद 15 क्या बोल रहा है, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म का स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब देखिए, इतनी बड़ी बात लिख दी बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान में कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से विभेद नहीं किया जा सकता, जो कि पहले होता था। धर्म के नाम पर लड़का और लड़की, लिंग अलग है, इसके आधार पर, जाति के आधार पर, और जहां से वो पैदा हुआ या जो जिस मूल वंश का, उसके आधार पर भेदभाव होता था। हमारे देश का कुछ इस तरीके से इतिहास रहा है कि बहुत सारा वर्ग, आज हम जिसको पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये समाज का एक ऐसा चेहरा है, ये समाज का एक ऐसा वर्ग है जो बहुत सताया हुआ है, और जो बहुत ज्यादा, मतलब आप बोल सकते संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा इसको पीछे किया गया है। आपको बता दें तो किसी भी शिक्षण संस्था, कहीं पर भी, किसी भी जगह, रेलवे स्टेशन, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, किसी भी व्यक्ति के साथ उसका लिंग देखकर और धर्म देखकर, जाति देखकर और जन्म का स्थान देखकर, मूल वंश देखकर विभेद नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा होता है तो हमारा अनुच्छेद 14 का हनन होता है। और आप बोल सकते हो जो समता का अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार समता का अधिकार, इसका भी हनन होता है। पहले ऐसा हुआ करता था, जो छोटी जात के लोग
लोग या छोटे वर्ग के लोग हुआ करते थे या निम्न कोटि के हुआ करते थे तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता था, खुशियां मनाने का अधिकार नहीं मिलता था, पनघट में पानी भरने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं। देखिए ऋग्वेद काल जब आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि ऋग्वेद काल में यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो महिलाओं की दशा थी वो बहुत अच्छी थी। महिलाएं साहित्यिक ग्रंथ की रचना कर सकती थी, विद्वान बन सकती थी, लेकिन जैसे जैसे समाज में कुरीतियां आती गई तो महिलाओं की दशा और भी खराब होती गई और एक लंबे समय तक हजारों साल 2000 साल तक महिलाओं की जो दशा है वो बहुत ज्यादा पीछे जाती गई और उसका असर आज भी देखने को मिलता है कि यही कारण है कि हमारा जो एक लैंगिक साक्षरता दर है या परसेंटेज है महिला और पुरुष का अलग अलग समानता बहुत ज्यादा नहीं है। पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उनकी तुलना में जो महिला है वो कम है, लेकिन सरकार ऐसे कदम उठा रही है कि जो लैंगिक साक्षरता है ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। किसी किसी राज्य में बराबर भी हुआ है। आपने देखा होगा कि आज भी हमारे आसपास के गांव में या पड़ोसियों में या राज्यों में ऐसा होता है कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। आप अपनी कोचिंग में देख लीजिए, अभी कोचिंग में देख लीजिए कि कितनी लड़कियों की जो है शादी हो गई, कितनी लड़कियों ने जो है कोचिंग छोड़ दिया ये बोल के कि सर हमारे घर वाले हमारी शादी करा दे रहे हैं, हमको पढ़ने का नहीं दे रहे हैं आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं लैंगिक असमानता है, लैंगिक असमानता है क्योंकि वो लड़की है इसलिए उसका घर भी बसाना है। लड़की तो पराया धन होती है ना, ऐसा करके लड़की तो पराया धन होती है, इसको तो जाना होता है, ये माइंड में रहता है। लड़की पैदा होते ही बाप पहले से ही बीमा करवा लेता है कि जब 18 साल 20 साल की होगी तो कम से कम मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा, बीमा करते जाओ, अच्छा खासा पैसा भी मिल जाएगा। ये चीज है क्योंकि उसे जाना होता है, ये हमारी रीति है, उसको जाना होता है, इसलिए पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान नहीं दिया जाता है। अच्छा, कुछ समाज की कुरीतियां भी हैं, कुछ समाज की कुरीतियां भी हैं। ये भी होता है कि पेरेंट्स जो है जल्दी शादी कर देते हैं क्योंकि कुछ समाज में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ये चीज हुआ। इन सब से बचने के लिए बहुत लंबे समय से लड़कियों को दबा के रखा गया है, महिलाओं को दबा के रखा गया है। और आपको बता दें जब से हमारा संविधान बना है और पूरे देश में लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, तब से लेकर आज तक हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है बहुत अच्छी हुई है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस रूल को अपनाया गया है, इस नियम, इस अनुच्छेद को अपनाया गया है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, सबको बराबर आगे बढ़ाया जाएगा। और कहीं ना कहीं तो जबरदस्ती महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया। जैसे आपने देखा होगा कि संसद में, पार्लियामेंट में, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, गांव के पंचायत में औरतों की सीट आती है, 1/3 संख्या औरत की होनी चाहिए, ये चीज है। आपने देखा होगा कि कोई वैकेंसी आती है तो उसमें पहले से लिखा रहता है कि महिला की सीट इतनी है, पुरुषों की सीट इतनी है। तो ये कहीं ना कहीं जबरदस्ती आगे बढ़ाने का काम किया है। क्यों? क्योंकि लैंगिक समानता हो, असमानता नहीं, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार दोनों को मिला हुआ है, लड़का और लड़की दोनों को। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? धर्म की। आपने देखा होगा कि जब से हमारे देश में धर्म के नाम पे राजनीति या धर्म ज्यादा बढ़ने लगे तो धर्म के बीच में भी असमानता होने लगी। सिख धर्म मुस्लिम को मानने को तैयार नहीं है, हिंदू मुस्लिम को मानने को तैयार नहीं है। और आपने देखा होगा कि आज भी हिंदू मुस्लिम आपस में दंगे होते हैं। और आज भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर धर्म देखकर भी आप बोल सकते हो कि विभेद होता है। आपने देखा होगा कि कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान। आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं कि अगर वो जान ले कि सामने वाला व्यक्ति मुस्लिम है तो उसको हो सकता है एडमिशन न दे, हो सकता है उस संस्था में ज्वाइन न करे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे धर्म का नहीं है। तो किसी व्यक्ति को धर्म देखकर भी अगर उसके साथ भेदभाव करना तो ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है, समता के अधिकार का हनन है। ये अधिकार कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, हॉस्पिटल हो, पार्क हो, उद्यान हो, नौकरी हो, धर्म देखकर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। अब जैसे मान लीजिए शिक्षण संस्था है सनराइज करियर अकेडमी, तो हमारे पास ये अधिकार नहीं है, ना हम किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कर सकते हैं कि अगर वो बंदा मुस्लिम है तो उसको कोचिंग में पढ़ने ना दिया जाए, या वो लड़का वो व्यक्ति लड़की है, महिला है तो उसको पढ़ने ना दिया जाए। समता का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट उसका धर्म देखकर, नाम देखकर, लिंग देखकर विभेद उसको नहीं कर सकती। और अगर ऐसा करती है तो कौन से अधिकार का हनन है? समता के अधिकार का हनन, यानी मौलिक अधिकार का हनन।
दूसरा क्या है देखिए, लिंग देखकर, सीधी सी बात है, लिंग का मतलब लड़का और लड़की में फर्क करना। आपने देखा होगा कि ये तो अब जाके इतना ज्यादा फेमस हुआ है, इतना ज्यादा मतलब आप हो सकते हो कि ग्राउंड लेवल से उठ के ऊपर आया है कि लड़कियों को भी अब पढ़ने दिया जा रहा है। 100 साल, 150 साल और 300 साल और 1000 साल पहले का इतिहास अगर आप देखोगे तो एक महिला एक ऐसा वर्ग रहा है जो समाज में दबा हुआ वर्ग है। दबा हुआ वर्ग मतलब कि उनको उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि महिला है तो उनके सिर्फ दो ही काम, एक बच्चा पालना और घर की देखभाल करना, 3 टाइम खाना बनाना, बस इसके लिए संजो के उसको रखा गया। लेकिन जैसे जैसे महिला की प्रतिभा आगे दिखी और मौलिक अधिकार का सामना हुआ तो महिलाओं ने अपनी प्रतिभा इतनी ज्यादा दिखाई कि कहीं ना कहीं समानता प्रदर्शित होती है। आपने देखा कि हमारे देश में राष्ट्रपति महिला बन सकती है, हमारे देश में प्रधानमंत्री बन सकती है इंदिरा गांधी, शीला दीक्षित, प्रतिभा पाटिल हमारे देश की बनी राष्ट्रपति, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी, सांसद विधायक लड़कियां बन रही हैं, महिलाएं जो है पायलट बन रही हैं, फाइटर जेट चला रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियरिंग बन रही है, ठीक है, बेरोजगारी बन रही है कुछ, है ना, तो सरकार हमारी बेरोजगारी भत्ता दे रही है उनको, है ना, ये भी चीज है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे जा रही हैं, आपको बता दें। तो ये बताइए, हर क्षेत्र में महिलाएं अगर आगे जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये किसका रिजल्ट है? हमारे समता के अधिकार का। पहले इतने ज्यादा राइट्स नहीं थे, लड़की थोड़ी सी बड़ी की क्या नहीं हुई कि उसके घर वाले उनकी शादी करा दिया करते थे, लेकिन आज घर वाले सोच रहे हैं, आज घर वाले सोच रहे हैं कि देखिए हम अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं और बेटी एक बहुत अच्छा धन है, ये भी आगे चल के हमारा नाम रोशन करेगी। यही कारण है कि आज सभी पेरेंट्स लड़कियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कहीं कहीं पे जागरूकता कम है तो सरकार वहां पे आ रही है, सरकार वहां पे हेल्प कर रही है। सरकार इतनी ज्यादा आप बोल सकते हो कि स्कीम ला रही है कि जो पेरेंट्स पर निर्भरता है वो कम होती जा रही है। जैसे पेरेंट्स पे एक बहुत बड़ा बोझ होता है कि लड़की बड़ी होगी, इसकी शादी करेंगे, पैसा कहां से आएगा? सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना कर दी, सुकन्या समृद्धि योजना, कोई बात नहीं, लड़की का पैसा आप भी भरिए, हम भी भरेंगे, जो लड़की 18 साल की होगी तो पैसा आपको अच्छा खासा मिलेगा, शादी कर सकते हैं। कहीं कहीं पर तो ये भी स्कीम होती है कि जहां पर लड़की की शादी हो रही होगी और वह गरीब तबके के लोग हैं तो सरकार वहां पर 30-40 हजार, 50 हजार, 60 हजार की मदद करेगी, आर्थिक मदद करेगी। और आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में, और बीटेक स्कूल में या बीएससी स्कूल में जो महिलाओं की जो सीट होती है वो आरक्षित होती है कि 1/3, 1/4, 1/2 महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी 100 सीटें हैं तो 100 में से 30 सीटें किसको दी जाएगी? महिला को। इससे आगे बढ़ रही हैं। आपने देखा कि महिलाओं के लिए सेना खोल दिया गया है, सेना में एनडीए खोल दिया गया है और अभी पिछले 3 साल से सेना पुलिस में भी भर्ती हो रही है। पहली सेना पुलिस, मिलिट्री पुलिस जिसे बोलते हैं, आर्मी की पुलिस, तो उसमें पहला बैच जा चुका है। और आप देखेंगे यूट्यूब में इंटरव्यू देखेंगे उन लड़कियों का तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब बताइए, सेना में भी अब जनरल ड्यूटी पद पे औरतें जा रही हैं। दूसरा बैच आया तो दूसरे बैच की खैर अभी कोविड-19 की वजह से दूसरे बैच के लड़कियां जो ट्रेनिंग में नहीं जा चुकी हैं। तीसरा देखो बैच आया, उसकी भर्ती अभी नहीं हो पाई क्योंकि कोविड-19 ये चीज है। हालांकि ये तो एक पेंडेमिक है, महामारी है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि यही वो एक तबका है जो बहुत ज्यादा दबा हुआ था, निचला तबका आप बोल सकते हो, कि औरत को पैर की जूती समझा जाया करता था। और आज हमारे संविधान में इतनी ज्यादा ताकत है, यही कारण है कि हमारी एकेडमी में लड़कों से ज्यादा लड़कियां बैठी हैं। हो सकते हो, गिन सकते हो और आपको पता नहीं, ठीक है। एक दिन आपको बता दें, हमारी एकेडमी में कम से कम 45 लड़कियां, 17 लड़के, तो लड़के लगता है विलुप्त होती प्रजाति में है। और आपको बता दें, ये कुछ लड़के ऐसे थे, चलो ठीक है अब सरकार तो अपनी है नहीं, चलो सूरत, चलो पंजाब, चलो राजस्थान, नहीं। एक चीज आपको बता दें, अगर आप छात्र हो तो राजनीति आपकी नहीं है, आपका सिर्फ सिलेबस है। बस सिलेबस में बढ़त बनाइए, सिलेबस में कीजिए। हमारे देश के संविधान में बहुत ताकत है। आज भी नौकरी सिर्फ उसी की है जो मेहनत करता है। आपको बता दें, जो मेहनत करेगा नौकरी उसी को मिलेगी। छात्र जीवन है, छात्र को हमेशा अपने सब्जेक्ट से, अपने विषय से और अपने लक्ष्य से लगाव होना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी से और ना तो किसी राजनीतिक नेता से। आपको बता दें, आज बहुत सारे हमारे छात्र मातम मना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें लीन हो जाए।
बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो 3-4 महीने से लगे हुए हैं, ठीक है, संघर्ष करने में। मैं बोलता हूँ इतना ही संघर्ष अगर आप अपने सब्जेक्ट में हो जाते तो 3 महीने में आज बहुत निखार आता। और बताइए, आपने जो है लालच किया, मोह किया, नतीजा दुखों का कारण बन गया। निर्वाण कहाँ से प्राप्ति होगी, है ना? बहुत धर्म को फॉलो नहीं किया। चलिए आगे देखिए क्या है। जन्म के स्थान पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को देख ले तो जन्म का जो स्थान होता है उसको देखकर विभेद नहीं कर सकता कि ये तो नांदी गांव में पैदा हुआ है, इसका स्थान तो नांदी है, इसके साथ विभेद भाव करो। नहीं भैया, तू अयोध्या में पैदा होता तो तेरे को एडमिशन देते, ठीक है? तू अगर आगरा में पैदा होता तो तेरे को एडमिशन देते नहीं। साफ साफ बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी जन्म स्थान को देखते हुए उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आज भी आपको बता दे कि यूपी और बिहार एक ऐसा जिला है कि अगर एक बार शहर में आपने ये बता दिया कि मैं उत्तर प्रदेश और बिहार का हूं तो आपके साथ थोड़ा जो है भेदभाव होने लगेगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य और 6वें या 7वें में आता है अगर देश की तुलना की जाए जनसंख्या में। लेकिन हम बाहर निकलते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, तो उत्तर प्रदेश और बिहार संयुक्त कर दिया जाता है और बिहारी बोल दिया जाता है, ठीक है? तो मैंने एडमिशन लिया था बीटेक में सन 2012 में। तो एक लड़का मुझसे पूछा, एक्चुअली हमारा जो कॉलेज था उसमें सभी राज्य के लोग आए थे पढ़ने, तो उसने मुझसे बोला, तो उसको जागरूकता नहीं, उसने मुझसे बोला कि बेटा नहीं, दोस्त ही बोलेगा बोलेगा। उसने बोला कि कौन से राज्य से हो? मैंने बोला यूपी से। उत्तर प्रदेश? ओके, बिहारी हो? मैंने बोला यार ये क्या था? मैंने बोला उत्तर प्रदेश से तू बोल रहा मतलब बिहारी हो? अरे बिहार अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश अलग राज्य है। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बहुत ज्यादा तुच्छ माना जाता है और आपको बता दें बहुत ज्यादा अभद्र माना जाता है। और आपको बता दें कि ये भी बोला जाता है कि सबसे ज्यादा जो अभद्रता और क्राइम और गुंडागर्दी सब इन्हीं इलाके में होती है। और आपको बता दें यूपी बिहार के लोगों से आज भी बहुत ज्यादा विभेद किया जाता है सिर्फ स्थान देख करके, यूपी का है बिहार का है। अगर आपको इसका उदाहरण देखना तो यूट्यूब में महाराष्ट्र का स्टेटस देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग जब महाराष्ट्र जाते हैं और वहां पर कोई उद्योग धंधा करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, तो वहां पर एक पार्टी है शिवसेना, ठीक है? और उनके अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। तो उनके जो मामूली गुंडे होते हैं, 2 कौड़ी के गुंडे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो है यूपी और बिहार के लोगों को परेशान करते हैं, उनका ठेला उठा के फेंक देते हैं और उनकी जीविका। आप बताइए, एक व्यक्ति ने 5,000, 6,000, 10,000 रुपए की लागत में एक फल फ्रूट खरीदा और उसको जब बेचेगा तब जाके उसके पास 10,000 रुपए आएगा, 12,000 रुपए आएगा, तब जाके जीविका चलाएगा। और ये 2 कौड़ी के गुंडे जाके, ये उद्धव ठाकरे के गुंडे, शिवसेना जो पार्टी है, और उसका पूरा पलटा देते हैं सिर्फ यूपी बिहार के साथ। जितने भी यूपी बिहार के छोटे छोटे ठेला चलाने वाले, दुकान चलाने वाले, पान गुटखा, क्यों? क्योंकि इनको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जहां पर लगभग 35 करोड़ की जनसंख्या है, सबके सब रेपिस्ट है, ये सब के सब मर्डरर है, ये सब के सब अभद्रता वाले हैं। तो उद्धव ठाकरे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा आईपीएस और आईएएस इसी क्षेत्र से निकलते हैं। और मुझे लगता है कि आईएएस और आईपीएस का मतलब है कि देश का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा नागरिक यूपी और बिहार से निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सरकार, शिवसेना की सरकार हमारे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रही है। कहीं ना कहीं जन्म स्थान को देखते हुए ऐसे लोगों के साथ विभेद कर रही है कि जिनका जन्म है बिहार, जन्म स्थान है बिहार और यूपी। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके राज्य में हमारे ये छोटे छोटे लोग जो छोटा छोटा धंधा करते हैं, अगर ये नहीं पहुंचेंगे तो कहां से बढ़ा लोगे अपनी जीडीपी? आज जो आप फॉर्च्यूनर में घूम रहे हो, आज जो आप मर्सिडीज में घूम रहे हो, इतना बड़ा आपने ऑफिस बनाया है, तो ये आपकी जीडीपी कहां से बढ़ेगी? आप अपने लोगों के दम पे क्यों नहीं बनवा लेते अपनी जीडीपी? तो देखिए, जहां पर हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को सताया जाता है, मारा जाता है, बेवजह मारा जाता है, उनके ठेले गिरा दिए जाते हैं, दुकान नष्ट कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे समता के अधिकार का उल्लंघन है और समता के अधिकार में अनुच्छेद 15 का उल्लंघन। क्लियर है चीज? फिर मैं ये भी बोलता हूं कि शिवसेना के गुंडों, तुम्हारे पास इतनी अगर ताकत है तो हमारे उत्तर प्रदेश में आप जो है आइए, उत्तर प्रदेश में आइए और यहाँ पर कोई बिजनेस कराइए। मैं आपको ये तसल्ली दिलाता हूँ कि उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति सबसे सभ्य व्यक्ति है।
वो सभ्यता जानता है, वो दूसरे को मेहमान नवाजी जानता है कि दूसरे राज्य का व्यक्ति अगर हमारे राज्य में आएगा तो उसकी कैसे सेवा करनी है, मारना नहीं जानता है। आपको बता दें। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या पता सच में ना पहुंच जाए शिवसेना के पास। चलिए हैशटैग करिए, कुछ भी करिए, यहाँ पर सबको बोलने का अधिकार है। अभिव्यक्ति में भी आते हैं धीरे धीरे, है ना। इन सबके पूरी जो है जो मानसिकता है इसको हम बोलते हैं। जब सबको पता है कि ये ऐसे ऐसे करते तो उनको पनिशमेंट क्यों नहीं मिलती? पनिशमेंट इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि देखिए यहाँ पर संविधान का और आईपीसी जो धाराएं हैं इसके तहत खेला जाता है। जैसे मान लीजिए कि म्युनिसिपैलिटी के भी कुछ नियम होते हैं, तो जैसे मान लीजिए वो ये बोल सकते हैं कि आपका ठेला यहाँ खड़ा था जबकि यहाँ ठेला नहीं खड़ा होना चाहिए था, इसलिए म्युनिसिपैलिटी वालों ने आपका जो ठेला है वो हटा दिया। आपने टैक्स नहीं दिया, आपने जो 300 रुपए पर डे आपको देना पड़ता है, 400 रुपए पर डे देना, आपने ये नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, आप गुटखा बेच रहे हो, आप बहुत सारे रीजन होते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर पुलिस वाले को चालान काटना होगा तो बहुत सारे चालान काट देगा। आपसे बोलेगा हेलमेट पहना है क्या, आपने बोला सर है तो हेलमेट, ओके। कागज है क्या, कागज भी है। आरसी है क्या, दिखाओ आरसी, अरे ये तो अपडेट नहीं है, इसको अपडेट कराओ, लो 1000 रुपए चला। यानी कहीं ना कहीं बाल की खाल निकालना जो बोलते हैं ना वो हो सकता है। तो देखिए आपको बता दें, अब जो रेडी चला रहा है, जो ठेला चला रहा है, अगर उसको संविधान का इतना ज्यादा नॉलेज होता है तो मुझे लगता है कि शिवसेना का उद्धव ठाकरे जेल में होता, क्योंकि वह अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करता और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता और उद्धव ठाकरे जेल में होता कि नहीं, और उसके सारे गुंडे जो है कहां होते, जेल में होते। लेकिन यहां पर वो लोग भी क्या कर रहे हैं, नियम का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे नियम का उपयोग कि कल को उसको कोई बोल ना सके। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे वीआईपी इलाके होते हैं, बहुत सारे मंत्री वाले इलाके होते हैं, जहां पर कोई व्यक्ति अगर ठेला खड़ा कर ले तो वहां पर ये लोग ये भी बोल सकते हैं कि नहीं यहाँ पर आप ठेला नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि ये वीआईपी इलाका है। अरे तो इसका एक बात होती है, आपके इलाके में अगर किसी व्यक्ति ने नियम का उल्लंघन किया है तो उसको दंडित कीजिए, उसका चालान काटिए ताकि अगली बार से वह गलती ना करे। नियम किस लिए बना है, आईपीसी धाराएं किस लिए बनी है, गुंडागर्दी के लिए तो नहीं बनी ना। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं यूपी बिहार के लोगों के साथ, फिर यूपी बिहार के लोगों के साथ ही क्यों, क्या आपके महाराष्ट्र में क्या बाकी और जिलों से नहीं आते क्या, और राज्यों से नहीं आते क्या? आपको बता दें कुछ तो हमारे लोगों ने ऐसी छाप बनाई है पूरे इंडिया लेवल और वर्ल्ड लेवल में कि कहीं ना कहीं सबको ये लगता है कि अगर यूपी बिहार से व्यक्ति है तो मतलब रेपिस्ट है, अभद्र है। अभी निर्भया हत्याकांड देख लो, ठीक है, बिहार के लोग थे, उसमें खुद ही ने बदनाम किया। आपको बता दें कि यहाँ पर आईएएस का निकलने का सबसे ज्यादा जो रेशियो है वो बिहार का है, आईपीएस का सबसे ज्यादा। आपको ये पता होना चाहिए कि जब इतना ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बिहार से निकल रहा है, आईएएस आईपीएस निकल रहा है, फिर भी वहां पर इतना ज्यादा पिछड़ापन क्यों है? शिक्षा का अभाव, वहां की भ्रष्ट जो है पॉलिटिक्स, वहां की भ्रष्ट राजनीतिक, वहां पे ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो विकास को नहीं, भ्रष्टाचार को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। जैसे आदरणीय माननीय लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाला है ना, 5वीं तक पढ़े हैं, कुछ नहीं आया तो चारा ही बेच दो ना, हमें क्या पता कि लोहा किससे बना होता है ना। दिमाग होता तो लोहे को बेच देते, और ज्यादा दिमाग होता स्टील को बेच देते, लेकिन नहीं, शुरुआत से चारे के पास रहे तो चारा बेच दिया। ये चीज है। अब इस भ्रष्टाचार की वजह से ये जो पूरा का पूरा राज्य है, आपको बता दें यहाँ पर शिक्षा का अभाव है। और मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति के अंदर शिक्षा का अभाव और कानून का अभाव है, संविधान का अभाव है, आपको बता दें कि वो व्यक्ति, सभ्यता नहीं होती है उसके अंदर। जिस व्यक्ति के अंदर शिक्षा नहीं है, जिसके अंदर एक व्यक्तित्व का ज्ञान नहीं है, सभ्यता का ज्ञान नहीं है, तो अभद्रता होगी उसके अंदर, वो कहीं ना कहीं जो है गलत काम करेगा। जिस व्यक्ति के अंदर संविधान का डर नहीं है, गलत काम तो करेगा। अब आप ये बताइए, 16 दिसंबर 2012 को जब ये रेप कांड हुआ था, तो जो व्यक्ति इन सब में लीन थे, तो कहीं ना कहीं वो कानून से नहीं डरे, कहीं ना कहीं वो संविधान से नहीं डरे, और संविधान से नहीं डरे, नतीजा क्या, एक इतना बड़ा अपराध कर बैठे कि उनकी जो सजा हुई वो सजाए मौत, फांसी की सजा दी गई। इसलिए हर व्यक्ति को शिक्षा पहले लेनी चाहिए। सबसे पहले वो अपने अंदर शिक्षा लाए, शिष्टाचार लाए, एक व्यक्तित्व लाए, फिर उसको संविधान पढ़ना चाहिए। क्योंकि डर भी कोई चीज होती है, उसको कानून से डरना चाहिए। इसीलिए हमारे देश के ऐसे कुछ कानून बने हैं। और आपको बता दें कि इसीलिए कुछ बहुत सारे व्यक्ति, सब लोग इस कानून से डरते हैं, इसलिए क्राइम नहीं होते हैं। नहीं तो आपको बता दें कि अगर ये कानून ना हो तो आदमी को नोची खा जाए।
चित्रकूट आज बहुत पीस इलाका है, ठीक है, ये बहुत पीस इलाका है। यहाँ पे आपको इतना क्राइम देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको डर है हमारे संविधान का, कहीं ना कहीं हमको डर है हमारे आईपीसी का कि अगर हम ऐसा कृत्य करते हैं तो हमें ये सजा मिल सकती है। नतीजा क्यों करे कृत्य? फिर हम शिक्षित हैं और हमारी शिक्षा दूसरे का मर्डर रेप करना नहीं सिखाती। वो अशिक्षा, जहां पर शिक्षा का अभाव होता है वहां पर ऐसा माहौल बनता है। अभी आप ही बताइए कि चित्रकूट में जितने अपने आप गुंडा बोलते हैं, तो अगर पढ़ लिए होते अच्छे से तो आज गुंडा होते क्या? नहीं, सनराइज करियर एकेडमी में आके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक शब्द और होता है जात। मूल वंश को जात भी बोल सकते हो। आपने देखा कि जात एक जो हमारे आगे लगा दी गई है। हमारे भारत में इतना जात पात चलता है कि कहने को तो हम सनातन धर्म, लेकिन जात भी एक धर्म से कम नहीं है क्या? अगर ऐसा होता तो इंटरकास्ट मैरिज कर लेते, है ना? लेकिन नहीं, अगर सरनेम यादव है तो यादव से ही करें, चाहे कुछ हो जाए। क्या पता जो पटेल हो उसके पूछ हो, सिंह हो, है ना, तो वो हम पे फिट ना बैठता हो। वो दूसरी मानव जाति जो हमारी मानव जाति से अलग हो, है ना? हो सकता है कि प्रजापति कोई दूसरा हो, वो हमारी बोली ना बोलता हो, या हमारे खाना ना खाता हो हमारे जैसा, या हो सकता है वो दूसरे ग्रह का हो। तो हमारे देश में जात पात इतना ज्यादा मतलब बोल दिया गया है कि इस पर भी विभेद हुआ। आपको बता दें, संविधान बनने से पहले, देश आजाद होने से पहले इतना ज्यादा विभेद किया गया जात पात को देखकर कि बहुत सारी ऐसी जाति वर्ग के लोग हैं जिनको मंदिर में जाने से रोका गया, हॉस्पिटल जाने से रोका गया, कुएं में जाने से रोका गया, यहां तक कि उन पर स्तन टैक्स लगाया गया कि अगर आप स्तन टैक्स नहीं देते हो तो आपको नग्न अवस्था में पूरे गांव में घूमना पड़ेगा। और जिन औरतों ने इसका विरोध किया उनके साथ बहुत बुरा मतलब आचरण किया गया, स्तन काट लिए गए। तो ये कहीं ना कहीं जात को देखकर हुआ। जाति देखकर मनुष्य के गले में मटका बांध दिया गया, मनुष्य के पीछे झाड़ू बांध दिया गया, मनुष्य को कचड़े के ढेर में रखा गया, मनुष्य को गांव के बाहर रखा गया। जाति को देखकर इतना सारा विभेद हुआ। मूल वंश आपको बता दे कि हमारा समाज एक ऐसा समाज है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कलेक्टर क्यों ना बन जाए, हम कलेक्टर बाद में देखेंगे, पहले उसकी जात देखेंगे। ऐसा सबके अंदर होता है कि नहीं होता है? आज भी ये है कि वो कितना बड़ा भी कलेक्टर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। अभी बता दीजिए, हमारे जो है राष्ट्रपति, देश के प्रथम व्यक्ति, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, ठीक है, युद्ध की घोषणा करने वाला व्यक्ति, इतना बड़ा पढ़ा लिखा, लेकिन हम क्या बोलेंगे? दलित है। हम क्या बोल देंगे? दलित है, एससी वर्ग का है, और पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे। हम उसकी योग्यता को नहीं देखते, बकायदा क्या देखते हैं? उसके मूल वंश को। और आपको बता दें, पहले यही सब विभेद हुआ है और बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ भी इतने सारे विभेद हुए हैं, तभी जाके उन्होंने अपने भाग 3 में सबसे पहले मौलिक अधिकार डालने की बात की गई कि आगे चल के भारत के किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जात का हो, धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, उसका विभेद नहीं हो सकता। आए समझे? ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगला, यहां पे एक और है रंग। यहां पे एक और है रंग देखकर। कोई व्यक्ति किसी का रंग देखकर भी उसके साथ विभेद नहीं कर सकता। गोरा और काले का फर्क, गोरे और काले का फर्क आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका में ये जो रंग है, रंग पर बहुत विभेद किया गया, जिसकी लड़ाई लड़ी महात्मा गांधी ने। अफ्रीका के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निग्रो जनजाति पाई जाती है और बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग पाए जाते हैं जो जिनका रंग होता है काला, नथुना, चौड़ा होता है, लंबे होते हैं वो लोग। तो वो लोग आपको बता दें, उनके साथ इतना ज्यादा रंग भेद हुआ है। अरे हमारे साथ इतना ज्यादा रंग भेद हुआ है, पूरे भारत के लोगों के साथ इतना ज्यादा रंग भेद हुआ है।
ब्रिटिश के लोग हमारे साथ बहुत अभद्रता से आते थे। कैसे, क्यों? क्योंकि हम एशियाटिक हैं, हम एशियंस हैं, हमारा रंग क्या है? काला है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा भेदभाव किया। और आपको बताते हैं ब्रिटिश लोगों ने तो भेदभाव किया, और भारत के लोगों ने अपने ही लोगों से बहुत सारा भेदभाव किया। और ये भेदभाव आज भी देखने को मिलता है ना? रिश्ता लेके पहुंच जाओ एक बार, है ना? रिश्ता लेके पहुंच जाओ। आज भी हमने देखा है, आज भी हमने ये देखा है कि लड़का और लड़की कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, कितना भी संविधान का ज्ञान हो जाए, कितने भी अंदर नैतिकता आ जाए, लेकिन जब भी रिश्ता देखते हैं तो रंग जरूर एक बार देख लेते हैं कि लड़की गोरी है कि काली है, लड़का जो है गोरा है कि काला है ना? और लड़का अगर काला हुआ तो रिजेक्ट करने के बहुत सारे तरीके, सैलरी नहीं है अच्छी, सरकारी जॉब नहीं है, और एक बार उसने ग्रुप डी का एग्जाम चपरासी बन गया, अरे सोने पे सुहागा, ये काला नहीं है, ये श्याम रंग है। और अगर काले को काला बोलना मतलब हमारे कृष्ण भगवान को काला बोलना है। अरे ये तो कृष्ण भगवान का रंग है भाई। सरकारी नौकरी का टैग होना चाहिए आपके पास, है ना? चाहे वो 20,000 की। और जिसने सरकारी नौकरी कर ली उसके अंदर भी घमंड, रिजेक्ट करके दिखाई दो, है ना? एक सरकारी नौकरी चपरासी का मुंह पे मारेंगे, ठीक है? ये चीज है। ये तो एक जोक था। आपको बता दें कि देखिए, रंग से ज्यादा अच्छा होता है व्यक्तित्व। क्या अच्छा होता है? व्यक्तित्व। सामने वाले का व्यक्तित्व, सामने वाले का सोचने का नजरिया, सामने वाले की काबिलियत। और आपको मैं बता देता हूँ, लड़का और लड़की दोनों को बता दे रहा हूँ कि लड़कों, किसी लड़की ने अगर आपका रंग देखकर आपको रिजेक्ट किया तो आपने अनुच्छेद 15 का इस्तेमाल करना। देखिए, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करना, जेल पहुंचा देना, ठीक है? मैं तुम्हारी साइड हूँ। दूसरा, अभी रुक जाओ, ये तो लड़कों की बात हुई। और लड़कियों, आपका रंग देखकर अगर किसी लड़के ने आपको जो है रिजेक्ट किया कि ये तो कटरीना कैफ नहीं है ना, तो आप भी अपने अनुच्छेद 15 और 32 का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपकी भी साइड हूं। क्लियर है? ये चीज है, ये ध्यान दीजिए। रंग देखकर किसी के साथ विभेद नहीं कह सकता, और महात्मा गांधी भी इसके पक्ष में थे, क्योंकि महात्मा गांधी को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था, क्योंकि उनका रंग क्या था? काला। और वह एक कैटेगरी के डिब्बे में एक क्लास में सफर कर रहे थे, और जब अंग्रेजों ने उनको देखा तो उन्होंने बोला कि तू तो काला है, तू तो एशियन है, और तू इस डब्बे में सफर करने लायक नहीं है। तेरा सफर होना चाहिए जनरल डिब्बे में, जहाँ पर भेड़ बकरी जैसे टूटे हुए लोग आए समझ में। तो उनके साथ ये रंग भेद हुआ, और तब इसके भी वो समर्थक थे कि रंग भेद नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो दोनों लोग आप समझ जाओ। क्लियर है? कोई भी व्यक्ति विभेद ना करे किसी के साथ। आए समझ में? अगला क्या है? समता के अधिकार में लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को लोक नियोजन मतलब जो सरकार की नौकरियां होती हैं, सभी व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा सरकारी नौकरी करने का, या सरकारी मेंबर बनने का, या आप बोल सकते हो जनता के लिए नौकरी करने का। सरकारी नौकरी कोई करता है तो किसके लिए करता है? जनता के लिए करता है ना? जनता के लिए करता है। ओके, क्या संविधान सभी को अवसर नहीं देती है? सभी को देती है ना अवसर। उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि कोई भी व्यक्ति 18 साल का हो और 12वीं पास का हो और वह इस एग्जाम को भर सकता है। तो सभी लोग भरते हैं। क्या उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं ये लोग भर सकेंगे, बाकी कोई नहीं भरेगा? ऐसा क्या? नहीं। सरकार जब फॉर्म निकालती है तो उस पर किसी का नाम नहीं लिखा रहता है कि फलाना आदमी भरेगा फॉर्म, ये भरेगा। उसमें साफ साफ शर्तें लिखी रहती हैं कि ऐसा कोई छात्र जो 18 साल का हो गया हो और जो 12वीं पास हो या 10वीं पास हो, वह भर सकते हैं। और यही तो कारण है कि जब इतनी छूट है तभी तो एक जॉब के लिए 9 लाख आवेदन, 10 लाख आवेदन, 20 लाख आवेदन, 25 लाख आवेदन होता है कि नहीं? यानी लोक नियोजन में सभी के लिए अवसर प्राप्त है। लोक नियोजन में सभी के लिए अवसर प्राप्त है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हाँ, कुछ विशेष नौकरियां ऐसी होती हैं जहां पर शर्तें रखी जाती हैं।
अब जैसे मान लीजिए कि आर्मी में अधिकारी पोस्ट की जरूरत है, आर्मी में अधिकारी पोस्ट की जरूरत है, लेकिन टेक्निकल फील्ड में तो उन्होंने शर्तें क्या लगा दी कि बीटेक किया हुआ होना चाहिए, 19 से 26 साल उम्र होनी चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए, ये है ना। अब यहाँ पर आप सरकार को चुनौती नहीं दे सकते। मान लीजिए आपने बीए किया है और आप बीटेक वाली पोस्ट में भर रहे हो और तुम बोल दो कि नहीं, यहाँ पर तो बोला गया है लोक नियोजन की सत्ता, लोक नियोजन का अधिकार, तो वहां पर अधिकारी तुम्हारे 2 कान के नीचे देगा, वो बताएगा कि यार बीटेक वालों को बुलाया गया है, बीए वालों को नहीं बुलाया गया, और तुमने बीए किया है, इन्होंने बीटेक किया है। आया समझ में? फिर आपने देखा होगा एक एग्जाम आता है हमारे देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी की सबसे बड़ी पोस्ट आईएएस, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि स्नातक किसी भी विषय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से 21 साल की उम्र होना चाहिए, है ना। भरो ना यहाँ पे। जी बिल्कुल, हाँ। अब तुमने ही करके नाम लिखा दिया, अरे जिस चीज का आप तैयारी करने जा रहे हो बातें नहीं, पीछे गुंडा लोग बातें नहीं। देखिए आपको बता दें, जिस चीज की आप तैयारी करने जा रहे हो, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसके भूतपूर्व में 20, 30, 40 साल के क्वेश्चन क्या आए हैं और आगे क्या आने की आशंका है, किस तरीके से उसकी रणनीति होती है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या बोल रहा है? अस्पष्टता का अंतर, अनुच्छेद 17। देखिए आपको बता दें कि उत्तर वैदिक काल से जब जात ज्यादा हावी हो गई, जात पात ज्यादा हावी हो गई, तो जात पात ज्यादा हावी हो जाने की वजह से लोगों ने एक दूसरे को टच करना बंद कर दिया। अब आपको बताऊं ये कैसे हुआ, इसकी रणनीति कैसे है। देखिए आपको बता दें कि राजा के काल में उस समय कार्य करने वाले बहुत हुआ करते थे। नगर की सफाई करने वाला अलग हुआ करता था, बर्तन का मिट्टी से बर्तन बनाने वाला अलग हुआ करता था, बढ़ई, लोहार, सुनार, ये सब बड़े हुआ करते थे। अब कोई भी व्यक्ति अगर अपना इंडस्ट्रियल वर्क करेगा तो गंदा तो रहेगा, सफाई करने वाला अगर रहेगा गंदा तो रहेगा, कुंभकार जो बर्तन बनाता है गंदा तो रहेगा, बढ़ई अगर अपना कार्य करता तो गंदा तो रहेगा। अभी देखो यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं वो टाइल्स लगाने का काम हो रहा है, तो जो देखना आप जरा देखना कि जो टाइल्स लगा रहा है तो वो क्या शाहरुख खान जैसा दिख रहा है क्या? नहीं ना, वो कैसा दिख रहा होगा? धूल से भरा हुआ दिख रहा होगा। तो वो अपने कार्य की वजह से गंदा होता चला गया और लोगों ने उसको छूने से मना कर दिया, और यहीं से आई अनटचेबिलिटी। यहीं से क्या आई? अनटचेबिलिटी। उत्तर वैदिक काल में बड़े से बड़ा व्यक्ति, यार ये गेट जाके बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है उसका। उत्तर वैदिक काल में लोग ज्यादा घृणित होने लगे, उत्तर वैदिक काल में जात पात का सिस्टम ज्यादा होने लगा, निर्धन लोग ज्यादा होने लगे, अमीर से अमीर बनते गए, और जो जिनका सफाई करना कार्य था, नगर की सेवा करना था, उनको कचरे के ढेर के पास रखा गया। तो सीधी सी बात है, जो कचरे के ढेर के पास रखा रहेगा वो गंदा तो दिखेगा, और क्योंकि हमने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, हमने उसको छूने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो यहीं से अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता और छुआछूत बढ़ती गई। और यहाँ से एक धर्म भी हो गया कि अगर हम अनटचेबिलिटी वाले लोगों को अगर छू लेंगे तो छूत हो जाएगी, बोलते ना छूत लग जाएगी। यहाँ पे गांव के स्तर में बहुत चलता है। आप बताइए, हमारे गांव में एक व्यक्ति होता है जिसकी जात को बोलते हैं जमादार, जिसके वर्ग को बोलते हैं जमादार, और हर व्यक्ति उस जमादार को छूने से कतराता है। और जितने भी उच्च वर्ग के लोग होते हैं या जो ऐसा मानते हैं कि ये निम्न कोटि का है, इसे जो है क्या बोलते हैं, नहीं छूना चाहिए, तो वो क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं, उसे छूते नहीं है, उसे दूर से ऐसे सामान देते हैं ताकि उसे टच ना हो जाए, और अगर उसे टच हो जाए तो नहाते हैं। अब आप ये बताइए, कहीं ना कहीं ये हमारे समता का अधिकार का हनन है। तो अगर हमने किसी व्यक्ति से अगर ऐसा आप बोल सकते हो कि व्यवहार किया, तो हमारे पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं है, और आप कहीं ना कहीं हम उसके मौलिक अधिकार का क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार पहला साफ साफ बोलता है समता का अधिकार, सब लोग बराबर हैं। ऐसे तो आपके माता पिता भी जब घर का काम कर रहे होते तो गंदे हो जाते हैं, तो उनको मत छूइए, है ना, गंदे हो गए मत छूइए। कभी ना कभी आप भी सफाई करते हो, गंदे हो जाते हो, आप ग्राउंड में दौड़ोगे तो गंदे हो जाओगे, सीधी सी बात है। फिर आखिरकार एक कहावत इन्हीं को लेकर ये बन गई कि कमल भी खिलता है तो कीचड़ भी तो खिलता है ना, ये भी है।
तो कमल को क्यों तोड़ दे रहे हो फिर? क्योंकि वो तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो हमारी नीति की वजह से जब हमने एक व्यक्ति को अपने से दूर कर दिया और इतना दूर कर दिया कि आज उसको छूने से भी कतराते हैं, तो ये कहीं ना कहीं भगवान की गलती नहीं, ये कहीं ना कहीं मनुष्य की गलती। और इसका अंत हुआ कहां से? समता के अधिकार से। ध्यान दीजिएगा बॉयज एंड गर्ल्स कि अगर आज आप अपने सरनेम को देखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से भेदभाव करते हो तो आपको यहां पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। अब मुझे बताओ कितने लोग करते हो वैसे? बी पॉजिटिव, बता दो हमें कोई क्या दिक्कत होगी? गांव में जाके ऐसा करना, ऐसा भेदभाव करना, गांव में जाके ऐसा भेदभाव करना। किसके अंदर ये क्षमता है कि गांव में जाके, गांव सुनिए, आप सभी लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया छात्र बैठे हुए हो जो आगे चल के अधिकारी बनोगे, और अधिकारी का मतलब कि सामने लोक नियोजन करना, यानी जनता की जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करना। अब आपके अंदर कितने लोगों के अंदर ये क्षमता है कि जिस व्यक्ति को हम स्पर्श टच नहीं करते हैं, या हमारे घर वाले मना करते हैं, या हमारा समाज मना करता है, किसके अंदर क्षमता कि जाके उससे हाथ मिला ले, गले मिलते? किसके अंदर क्षमता है? बस हो गया। क्यों? तो अपने आप को पढ़ा लिखा मत बोलिएगा। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है तो आप अपने आप को पढ़ा लिखा मत बोलिएगा, ठीक है? ये ना बोलना कि हमारा धर्म इसकी जो है क्या बोलते हैं उसकी इसकी परमिशन नहीं देता। आपको बता दें, गौतम बुद्ध ने एक व्यक्ति को बहुत आसान शब्दों में बनाया था। क्या हुआ कि गौतम बुद्ध रास्ते से जा रहे थे और एक व्यक्ति जो निम्न कोटि का था उसके बैलगाड़ी का पहिया धंस गया था और गौतम बुद्ध ने उसको हेल्प करने की कोशिश की। तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि महाराज आप मत हेल्प कीजिए, मैं निम्न कोटि का हूं। क्योंकि वो गौतम बुद्ध, उनको परम ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने क्या किया कि उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उस पहिए को निकालने की कोशिश की, और वहां से एक व्यक्ति आया उच्च कोटि का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हिंसा हो सकती है। तो उन्होंने क्या बोला कि अरे महाराज, आप शाक्य क्षत्रिय वंश के राजा कुंवर साहब, आपको इसको नहीं छूना चाहिए था। और उस व्यक्ति को भी डांटा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, इतना दुशासन कि तूने महाराज को छूने की मतलब आप बोल सकते हो कि इसने कोशिश किया, तू दंड का भोगी है, तुझे दंड मिलना चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने बड़े आराम से, बड़े प्रेम शब्द से उन्होंने बोला, आप ये बताइए महाराज, आप जो इनको डांट रहे हो, दंड देने की बात कर रहे हो, आपको किसने बनाया? तो उसने बोला हमें जो है भगवान ने बनाया। मुझे किसने बनाया? भगवान ने। इस पेड़ को किसने बनाया? भगवान ने। सृष्टि को किसने बनाया? भगवान ने। इसको किसने बनाया? भगवान ने। तो जब भगवान ने बनाया है तो भगवान इसको दंड दे, तुम कौन होते हो दंड देने वाले? तो अगर हम उन व्यक्तियों के साथ अनटचेबिलिटी करते हैं तो हमें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को भी भगवान ने बनाया है। और अगर ऐसा आप करते हैं तो आप तुच्छ हैं। किसी कोई दिक्कत? बढ़े आगे? यस सर। ओके। शिक्षा का पाठ मत पढ़िएगा अगर आप किसी व्यक्ति से के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, अनटचेबिलिटी करते हैं, जात को देखकर उसके साथ व्यवहार करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, शिक्षा आपके लायक नहीं है और आप कभी भी एक अच्छे नागरिक और श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन सकते। और अगर आप कभी बड़े अधिकारी बन भी गए तो दिवालिया घोषित हो जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। और आपको बता दें, जितने भी IAS IPS होते हैं, आपको बता दें, जितने भी IAS IPS होते हैं, कभी देख लीजिएगा, उनकी सोच बहुत अलग होती है। आपको बता दें, उनके बात करने का तरीका, अभी जो है यहाँ पर मैच हुआ था, हम लोग गए थे, अधिकारी साहब थे, DM साहब थे, उन्होंने देखिएगा कि बात करने का तरीका, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है, सामने वाले को जो संविधान ने लिखा है वही समझता है। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे शब्दों से? और अगर शब्दों से दिक्कत हो तो भैया घर बैठ लेना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या देखिए, सेना या शिक्षा या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। संविधान ने कहा है, संविधान के भाग 3 के समता के अधिकार ने कहा है कि सेना और शिक्षा को छोड़कर कहीं पर भी सम्मानित पद या उपाधि नहीं रखने का अधिकार है। इसका मतलब उपाधियों का अंत। जैसे पहले क्या उपाधि हुआ करती थी? महारानी, राजा, महाराजाधिराज,
कुंवर साहब, राजकुंवर, राजकुमारी, आया समझ में? तो अब ऐसी उपाधि नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ऐसी उपाधि देने से कहीं ना कहीं ऊंच नीच हो रही है। भाई अगर हमने बोल दिया, ये बताइए, मान लीजिए कोई ऐसा आया कि वहां से किसी ने बोल दिया कि कसहाई नरेश, महाराजा धीराज, राजकुमार श्री 1008 फलाना फलाना ये आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से उतर के वहां चला जाऊं, मैं अपने क्लास को छोड़ दूं? इसका मतलब कहीं ना कहीं समता का अधिकार कहाँ गया? नहीं है ना, बराबरी का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके इस्लाम के आगे उपाधि लगी हुई थी तो उसको मैंने तवज्जो दे दिया। सरकार ने बोला है कि सेना और शिक्षा को छोड़कर कहीं भी उपाधि नहीं दी जाएगी। सेना और शिक्षा को छोड़कर, सेना में बनता है, शिक्षा में भी बनता है, इसलिए क्योंकि शिक्षा के बल पर ही आज देश आगे बढ़ता है। आप बताइए, अगर हमारे साइंटिस्टों ने इतनी ज्यादा शिक्षा और इतना ज्यादा रिसर्च ना किया होता तो क्या हम न्यूक्लियर पावर बनते? नहीं बनते। आप बताइए, आज हमारी चौथे नंबर की सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ सेना है, शिक्षा के बल पर ही है, आपको बता दें, और सेना के बल पे भी है ना, दोनों चीजें एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं। आया समझ में? अब जैसे आपने देखा होगा कि पीएचडी, जो पीएचडी कर लेता है, डॉक्टरेट की उपाधि उसको मिलती है, डॉक्टरेट, है ना? तो कौन से क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। आपने देखा होगा कि जो सेना है, सेना में पद दिए जाते हैं, सेना में जैसे राइफलमैन, लेफ्टिनेंट कर्नल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, कॉमरेड और मार्शल, एयर चीफ मार्शल, ये सब, तो ये तो सेना है। संविधान ने कहा है कि सेना और शिक्षा को छोड़कर कहीं भी कोई भी व्यक्ति उपाधि का इस्तेमाल नहीं करेगा। अरे तो बता दीजिए कि पहले हमारे देश में राजघराना चलता था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वही वंश हो तो कोई ना कोई किसी न किसी राजघराने से बिलोंग करता है ना? तो कल को अगर यहाँ पर मुझे कोई बोल दे कि ये हमारे जो है कुंवर साहब महाराजा ऋषभ दुबे, ये हमारे कुंवर साहब महाराजा ऋषभ दुबे का आपकी कोचिंग में, तो मैं बोलूँगा ऋषभ दुबे को यहाँ लाइए, ठीक है? मैं ऐसा क्यों बोलूँगा? क्योंकि हमारा जो है संविधान कहता है कि उपाधि का अंत अब हो चुका है ना? और मान लीजिए इसका अंत ना हुआ होता तो मैं ये जो रिजल्ट है कुछ ऐसे सुना रहा होता, ठीक है, कि मुलायम नगर की महारानी का नंबर 33 100 में से। बताइए, उसको भी फील होता है कि एक तरफ तो सब महारानी भी लगा रहे हैं, ऊपर से नंबर भी कम बता रहे हैं, ये तो बेइज्जती का बात हो गया, है ना? बुरा फील होता है ना? इसी बुरा के लिए सबने क्या किया? उपाधि हटाओ यार, नंबर बेकार आ रहे हैं, महारानी भी लगा रहे हो, नंबर भी बेकार आ रहे हैं, हटाओ इसको, खाली नंबर बताओ और नाम बताओ, है ना? चमड़ा मंडी का राजा, बताइए, सोनीपुर की रानी सोन कुमारी आ रही है ना? ऐसा होता, बताइए, ऐसा ही होता ना अगर उपाधियों का अंत ना हुआ होता, ठीक है? ओके, चलिए, समता का अधिकार, कोई बातें नहीं करेगा कोई। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 पूरा क्लियर हुआ, एक अनुच्छेद पूरा क्लियर हुआ, कोई दिक्कत किसी को? अब आते हैं हमारा दूसरा अधिकार, जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब आजादी का अधिकार, कि हम किस किस मामले में आजाद हैं। हम अपने देश के अंदर जब रह रहे हैं तो हम अपने किस किस मामले में आजाद हैं, किस किस मामले में हमारी जो है आजादी है, ठीक है? अब एक गाना जो आया था ना कि आजाद परिंदा करके एक गाना आया था, ठीक है? बहुत सारी जो है कि मूवियाँ भी बनी है, आजाद परिंदा, मैं तो अपने मन का करूंगा, तो मन का करेगा तो क्या बम फोड़ देगा क्या कहीं पे? ये मन का नहीं है, इसमें आईपीसी लगेगी फिर तुम्हारे ऊपर, ठीक है? अपने मन का आप क्या कर सकते हो? संविधान ने आपको क्या आजादी दी है, देखिए इधर, समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से कितना? 22, सॉरी, स्वतंत्रता का अधिकार, आप दीजिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके क्या? 22, अनुच्छेद 19 से 22, तो सबसे पहला बोलता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की आजादी दी गई है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, कि किस बात की हमारे पास आजादी है, और आर्टिकल 19 जो 19 से 22 है, अनुच्छेद 19 से 22 में जो अनुच्छेद 19 है वह हमें 6 प्रकार के अधिकार दे रहा है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और ये 6 प्रकार के अधिकार क्या कह देंगे? वाक एवं अभिव्यक्ति, बोलने और अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार। भारत के हर एक नागरिक को अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार है।
अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार। इसका मतलब क्या? आपके माइंड में जो भी चल रहा है उसको सरकार या किसी भी व्यक्ति या किसी भी लोग के सामने क्या करना? व्यक्त करना, है ना? इसको बोलते हैं क्या? अभिव्यक्ति। आपके माइंड में जो बातें चल रही है देश को लेकर, देश के हित में या देश के हित में ना भी हो, यानी सभी व्यक्ति को अपने मन की बात बोलने की। तो हमारे प्रधानमंत्री ने इसको ज्यादा ही सीरियसली लिया। रात के 8 बजे मन की बात, है ना? मन की बात वहां पे बोलते होंगे कि अभिव्यक्ति का अधिकार मुझे, ठीक है? किसी भी व्यक्ति को उसको अभिव्यक्त करने से रोका नहीं जा सकता। देखिए, जब भी सरकार के विरोध में कोई आंदोलन होता है या आप जुलूस निकालते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को व्यक्त कर रहे होते हैं। अभी हमने यहाँ पर शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकाला तो हमने अपने आप को क्या किया? अभिव्यक्त किया। आपने अगर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी व्यक्ति जब ट्वीट करते हैं तो उसमें अपनी राय देते हैं, यानी कहीं ना कहीं अपने आप को अभिव्यक्त किया। अपने आप को अभिव्यक्त करने का मतलब ही होता है कि राय करना, लेकिन पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। ये ध्यान दीजिएगा। अब कल तुम प्रधानमंत्री को बोलो कि हमें जो है पीएम ऑफिस में बम फोड़ने का मन कर रहा है, फोड़ दें। ये तो गलत है, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा। अपने आप को अभिव्यक्त करना, बहुत सारे लड़के फरवरी के माह में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, है ना? बहुत सारे किया भी होगा। क्या मैं नाम लेना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि नाम ले लूंगा तो गोपनीयता का अधिकार जो है हनन हो जाएगा, है ना? ये चीज है। निष्ठा का अधिकार जिसे बोलते हैं, राइट टू प्राइवेसी, है ना? और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई छात्र आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करे, ठीक है? वो भी मेरे खिलाफ। ओके, तो सबसे पहला क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति, बोलना और अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार, ठीक है? दूसरा सम्मेलन। दूसरा क्या है? सम्मेलन का अधिकार। सम्मेलन का मतलब मिलने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी ग्रुप से, किसी भी सभा में जाने का, मिलने का अधिकार। यही कारण है कि जब आप निमंत्रण करते हो तो अपने कई सारे रिश्तेदारों को बुलाते हो। जब आप निमंत्रण करते हो, कई सारे रिश्तेदारों को बुलाते हो, तो वहां पर क्या होता है? एक मीटिंग ही तो कर रहे होते हो, आपको किसी ने रोका नहीं। हाँ, पेंडेमिक में आपको जरूर रोका गया क्योंकि वो एक कंडीशन थी। महामारी में आपको रोका गया क्योंकि वो एक क्या थी? कंडीशन थी, क्योंकि वहां पर एक संक्रमण रोग फैल सकता था, इसलिए सरकार ने मना किया। अब इसके बल पे आप ये नहीं बोल सकते कि सरकार ने हमारे अनुच्छेद 19 का हनन किया, हमें मीटिंग करने नहीं दिया, सम्मेलन करने नहीं दिया, ठीक है? इसको आप हनन नहीं कर सकते। इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसकी आवाज रिकॉर्ड है ना? नहीं, ठीक है? अपने आप को थोड़ा संभाल के बैठिए। आप यहाँ पर जो है शिक्षा लेने आए हैं, ये धर्मशाला नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कहीं बाहर नहीं लिखा हुआ कि सनराइज करियर एकेडमी में रहने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? सुनिए, ध्यान से देखिए। सम्मेलन करने का मतलब कि गुट में मिलने का अधिकार। आप जब भी बर्थडे पार्टी करते हो या किसी घर जाते हो या शादी करते हो या कुछ भी XYZ ऐसा प्रोग्राम करते हो जहां पर कई सारे लोग आके मिलते हैं, तो आपको कोई भी रोकता नहीं है, आप स्वतंत्र हैं जी। हथियार रहित, लेकिन क्या? हथियार रहित। क्या है? हथियार रहित। बिल्कुल सही बात इन्होंने बोला, हथियार रहित। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। अब ये नहीं है कि यहाँ पर आप सम्मेलन कर रहे हो और AK-47 लेके बैठे हो, यहाँ पे टैंक तोप लेके बैठे, तलवारें लेके बैठे हो, तो वो हो सकता है कि जबरन शांतिपूर्ण हो जाए, लेकिन वह नेचुरल शांतिपूर्ण नहीं होगा, है ना? भाई सीधी सी बात है, किसी पार्टी को सम्मेलन करने का यहाँ पे अगर टाइम मिल गया और वो क्या बोलते तलवार और बंदूक लेके अपने सम्मेलन करवा ले, है ना? तो शांतिपूर्ण तो रहेगा, लेकिन नेचुरल नहीं, क्योंकि तलवार का डर भी तो है, बंदूक का डर भी तो है, हमें अपने भविष्य का डर है। सरकार ने ये कहा है, संविधान ने ये कहा है कि कोई व्यक्ति अगर सम्मेलन करेगा तो उसका शांतिपूर्ण सम्मेलन होना चाहिए। हर व्यक्ति को सम्मेलन करने का अधिकार आए समझ में। उसके बाद ये संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। अब संघ से देश मत समझ लेना कि अपना अलग से देश बनाने का अधिकार हो गया सरकार ने, नहीं। ग्रुप बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कि छात्र संघ, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, सुना है? नॉर्थ रेलवे मजदूर यूनियन, उत्तरी रेलवे मजदूर संघ, छात्रों का संघ बना सकते हो, है ना?
आपने देखा होगा कि जैसे हमको हमारे पूर्वजों ने और हम ही लोगों ने अपने आप को कास्ट में बांध लिया है, तो हर के पिताजी के ग्रुप में एक ग्रुप होगा जो कास्ट को दर्शाता होगा, है ना। पटेल समाज, क्षत्रिय समाज, चौहान समाज, मिश्रा समाज, टेट समाज, ठीक है, यूपी टेट समाज, सुपर टेट समाज। अब देखिए हमने क्या समाज बनाया, सनराइज करियर एकेडमी, मेल ग्रुप, फीमेल ग्रुप, टेट ग्रुप, एसएससी ग्रुप, ये भी एक समाज है, ये भी एक संघ है। आपको बता दें, यानी कोई भी व्यक्ति संघ बनाने के लिए ग्रुप बना सकता है, किसी भी प्रकार का उसको अपना ग्रुप बनाना हो वो बना सकता है। राजनीतिक पार्टी भी क्या होती है, करेगा, संघ ही तो होता है, ग्रुप ही तो हो सकती है ना। कोई भी व्यक्ति ग्रुप बना सकता है, संघ बना सकता है, उसको यह पूरी आजादी है। आया समझ में। अगला बढ़ते हैं, संचरण। संचरण का मतलब क्या होता है कि घूमना। भारत की बाउंड्री के अंदर, सुन लीजिए ध्यान से, भारत की बाउंड्री के अंदर जहां पे सरकार ने रोक नहीं लगाई है, आप वहां पर संचरण कर सकते हो। भारत सरकार ने अगर कहीं पे रोक लगाई है तो कुछ टर्म और कंडीशन की वजह से। भारत की बाउंड्री के अंदर आप किसी भी जिले, किसी भी गांव, किसी भी राज्य, किसी भी देश में घूम सकते हो, यहां तक कि आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। ये कहता है आपका संचरण का। लेकिन आपको बता दें, आप भारत सरकार को चुनौती नहीं दे सकते ऐसे मामले में कि आप कल को सरकार को बोल दो कि मुझे अक्साई चीन घूमना है, मुझे चाइना और भारत का बॉर्डर घूमना है, मुझे पीओके में जाना है, गिलगिट बाल्टिस्तान में जाना है, ठीक है, मुझे सियाचिन में जाना है। यहां पर आप नहीं घूम सकते क्योंकि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, और यहां पर अगर आप घूमोगे तो आपके जान का खतरा है। आर्टिकल 21 का हनन है। और संविधान कहता है कि सभी भारतीयों की रक्षा की जाएगी, सभी भारतीयों को जीने का अधिकार दिया जाएगा। तो अगर आप ऐसे इलाके में जाते हो तो आपकी जान को खतरा है, यानी आर्टिकल 21 का हनन हो जाएगा, जीने के अधिकार का हनन हो जाएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। इसलिए सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं कि कुछ इलाकों को छोड़कर, प्रतिबंधित इलाकों को छोड़कर आप वहां संचरण नहीं कर सकते। आया समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अगला है निवास का स्थान। भारत के बाउंड्री के अंदर किसी भी जिले, किसी भी गांव, किसी भी राज्य, किसी भी तहसील, किसी भी क्षेत्र में आप जाकर निवास कर सकते हो और वहां के निवासी बन सकते हो। जैसे आप लोगों ने, आप ही के घर में आसपास एग्जांपल होंगे कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि मध्य प्रदेश में जाके रह गए, महाराष्ट्र में जाके रह गए, पूना में जाके रह गए और वहीं के निवासी भी हो गए और वहां पे सेटल भी हो गए। किसी ने उनको नहीं रोका, बातें नहीं कीजिए पीछे, किसी ने उनको नहीं रोका। अब किसी ने उनको क्यों नहीं रोका? कैसे निवास हो गए, कैसे उनको वहां पे प्रॉपर्टी मिल गई? वहां के निवासी कह रहे क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि भारत का कोई व्यक्ति कहीं पर भी रह सकता है। आप यहाँ की बात छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंगाल से आए हैं रह गए, जो यहाँ पर पंजाब से आए हैं रह गए, उत्तराखंड से आए हैं रह गए, महाराष्ट्र से आए रह गए, यहीं के हो गए। क्यों? क्योंकि उनको पूरा क्या है, अधिकार है। यहां पर भी आप ये चुनौती सरकार को नहीं दे सकते कि मुझे हिमालय के ऊपर घर बनाना है, मुझे पीओके के ऊपर घर बनाना है, सियाचिन ग्लेशियर में रहूंगा, क्या कर लोगे? ऐसा नहीं कर सकते। प्रतिबंधित क्षेत्र है, सरकार को चुनौती नहीं दे सकते। ऊपर से सरकार तुम्हें जाएगी बेटा आज तेरे को सियाचिन में मैं रह रहा हूँ, जहां पर सबसे ज्यादा ऊंचा इलाका है। और आपको बता दें, भारतीय सेना ही एक ऐसी सेना है पूरे विश्व में जो सबसे ऊंचाई के क्षेत्र में और सबसे अत्यधिक तापमान के टेम्परेचर में सेवा दे रही है। कम तापमान में हाईएस्ट भी है भारत का और लोवेस्ट भी है। सियाचिन ग्लेशियर लोवेस्ट और थार का मरुस्थल हाईएस्ट। और आपको बता दें, पूरे विश्व में भारतीय सेना ही एक ऐसी सेना है जो जंगलों में दुश्मनों से बहुत अच्छे तरीके से, बाकी देश आते हैं हमारे देश से सीखने की आप जंगलों में कैसे लड़ते हो। ठीक है, ऐसा में अपने आप बहुत गर्व की बात होनी चाहिए अपने भारत के लिए। क्लियर है? उसके बाद देखिए वृत्ति का मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए आप कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। आपका मन है सोने का व्यापार करना, आपका मन है दुकान डालना, यहाँ तक कि लड़कियों आपको फुल्कियाँ ज्यादा पसंद है, आपको लगता है कि हम फुल्की का ठेला खोल सकते हैं, अगर आपको लगे खोल सकते हैं। ठीक है, आपको ये लगता है, सुनो,
आपको ये लगता है कि हमारा क्षेत्र ऐसा है जहां पर गोबर ज्यादा होता है तो गड्ढा बिन के गड्ढा का भी दुकान खोल सकते हैं। आपके ऊपर ये मतलब अधिकार है। मानिकपुर के जंगलों में जाके लकड़ियां ला के उसको बेच सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। आए समझ में? मैंने ये नहीं बोला कि पेड़ काट सकते हो, मैंने बोला लकड़ियां ला सकते हो जो पहले से टूटी रहेंगी, ठीक है, ये चीज हो गया। चाहो तो ब्यूटी पार्लर खोल सकते हो, है ना। मैं आपको बता दें ये जो चक्रेही रोड है यहाँ पे एक सनराइज ब्यूटी पार्लर है, ठीक है। तो मैं उस नाम को देख के बार बार घबराता रहता हूँ कल को मेरा कोई छात्र इसे देख ले और ये सोचे कि सर पार्ट टाइम यहाँ भी आते हैं क्या, है ना, कि मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ वहाँ पर मैं मसाज करता हूँ। ऐसा नहीं है भाई, वो मेरा नहीं है, वो इस संस्था का नहीं है, हमारी ब्रांच नहीं है वो, ध्यान दीजिएगा। वो नाम भले ही सनराइज है लेकिन वो हमारा नहीं है। आपने पेंटिंग कराया इसको? पेंटिंग कराया है? नहीं कराया तो बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्ति का मतलब क्या होता है? आप भारत के अंदर रह के कहीं पर भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, लीगली व्यापार। लेकिन अब ये मत सोच लेना कि मैं बम बनाना शुरू कर दूं, है ना। सरकार ने रुको थोड़ा हमें समझा, ठीक है, अर्जन गगरी वाला सरकार वाला हिसाब मत कीजिए। आपको बताएं, देखिए आप ये नहीं कर सकते कि आप बम बनाना शुरू कर दो, हथियार बनाना शुरू कर दो। अगर आपको ऐसा करना है तो बकायदा भारत सरकार से आपको इस कार्य के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। अवैध नहीं कर सकते, अवैध करेंगे तो सरकार आपको अपने हिसाब से डील करेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि बताइए नेपाल, पाकिस्तान, भूटान इतना गरीब देश, बांग्लादेश इतना गरीब देश, इसके पास तो हथियार नहीं होगा भाई, इसको देना चाहिए हथियार, तो आप यहाँ पर बना के इसको देना सप्लाई कर दो, नहीं कर सकते। सरकार का लाइसेंस चाहिए इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्यापार वही कीजिए जिसमें देश का हित हो, और इसमें देश का हित ना हो ना, कल को आप साइंटिस्ट बनकर न्यूक्लियर बम बनाना दे पाकिस्तान को, एक तो वैसे उसके पास ज्यादा है हमसे और ज्यादा हो जाए, ठीक है, नहीं बना सकते। वो सरकारी संस्था ही बनाएंगी, हथियार जो है सरकारी संस्था ही बनाएंगी। हाँ, बेचने के काम पर प्राइवेट संस्था कर सकती है। आपने देखा होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, ठीक है, कानपुर में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, बाकायदा सरकार की फैक्ट्री है। यहाँ पर देश के लिए और विदेशों के लिए हथियार, गोला बारूद सब बनाया जाता है, ठीक है, आया समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखिए, जो हमें कोई बात नहीं, जो हमें स्वतंत्रता के अधिकार में 6 स्वतंत्रता दी गई थी वो ये है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, वृत्ति, ये सब के सब किस में आता है? अनुच्छेद 19 में आता है, ठीक है। अब आते हैं अपराध के लिए दोषी सिद्धि का संरक्षण। अपराध के लिए दोषी सिद्धि का संरक्षण कहने का मतलब कि किसी भी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है या किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हुआ है या उसके साथ कोई अपराध हुआ है तो उसको अपना संरक्षण करने का भी अधिकार है। संरक्षण करने का अधिकार का मतलब कि उसको बकायदा प्रोटेक्शन दिया जाएगा और उसको बकायदा न्याय दिया जाएगा, ठीक है। आए समझ में क्या बोल रहा है? जैसे मान लीजिए कि आजकल बहुत सारे ऐसे भी अपराध होते हैं कि जो उस व्यक्ति ने किया ही ना हो लेकिन फिर भी उसको अपराधी मान लिया जाता है और उसको सजा भी सुनाई दी। यानी कोई भी व्यक्ति अगर दोषी करार दिया जा रहा है तो उसको अपने बचाव में संरक्षण पाने का बिल्कुल अधिकार है, उसको अपने आप को व्यक्त करने का, अपना दोषी करार सिद्ध करने का पूरा अधिकार है। अब वो दोषी करार सिद्धि कैसे करेगा? वकील को लाकर, सबूत पेश करके, है ना। अब देखा होगा, आपको बता दें कि सरकार ने नियम तो दिए हैं, कुछ लड़कियों को दिया है, कुछ लड़कों को दिया है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, ऐसा होता तो ऐसा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे नियमों का, ऐसे अधिकारों का गलत फायदा भी उठाते हैं। आपको बता दें कि उस व्यक्ति को कैसा लगेगा, उस व्यक्ति को कैसा लगेगा कि जो 20 साल से जेल में है और 20 साल बाद पता चला कि वो निर्दोषी था। सोचो, 20 साल का करियर उसका क्या हो गया? खत्म। बताइए, इसीलिए हमारा संविधान इतना मजबूत बना है कि भले ही कई सारे अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए हमारा जो संविधान है वो अपराध सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा इतना लचीला है कि हर मौका देना चाहिए जिसके ऊपर अपराध लगा है कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है,
उसके पास हर मौका होना चाहिए अपना अपराध या अपना दोषी सिद्धि के लिए। तो मुझे लगता है यही कारण है कि जो रेप कांड हुआ था 16 दिसंबर 2012 में, उसकी सजा मिली 2020 में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और संविधान ने यह कह दिया था कि आप अपना सिद्धि के लिए जितने भी संवैधानिक मुद्दे हैं, अनुच्छेद हैं, सब कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए। और उन्होंने सब इस्तेमाल किया, तभी तो केस इतना लंबा खींचा। और सन 2020 में उनको क्या कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई, है ना। उन्होंने यहाँ तक कि राष्ट्रपति से दया याचिका भी किया। यानी आप बोल सकते हो कि संविधान का हर वो खेल जो खेला जाता है खेला, क्यों, मौका मिला ना। और किसने मौका दिया, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, आर्टिकल कौन सा, 20। संविधान कहता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए जो दोषी नहीं है, चाहे भले ही अपराधी को सजा ना मिले, वो ठीक है, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को जेल में। आप भी कुछ सोचिए ना, ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको अपराधी मानकर जेल में डाला गया है और 20-22 साल 25 साल बाद ये पता लगता है कि वो दोषी था ही नहीं, सोचो कितना बड़ा जो है उसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा ना। कल्पना कर सकते हैं इस चीज की। लेकिन अगर वो आने के बाद अगर मतलब क्राइम करे तो क्या उसको मतलब सजा मिलेगी? हाँ मिलेगी ना। नहीं सर, अगर वही क्राइम होगा तो नहीं मिलेगी, जैसे ये सजा काट चुका है। देखिए आपको बता दें, सिर्फ उस क्राइम की सजा उसे नहीं मिलेगी जिसकी वो सजा काट चुका है, बाकी की मिलेगी। बाकी अगर वो क्राइम कर, मान लो आने के बाद मर्डर कर दिया, नहीं मिलेगी सजा, सजा बिल्कुल मिलेगी, है ना। सरकार ने मुझे 20 साल बिना जुर्म के रखा, लो मैं 3-4 खून कर देता हूँ, ऐसे में सजा मिलेगी, वो भी अपराध है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, आगे बात करते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 हमारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपको बता दें, हर एक व्यक्ति, भारत का 135 करोड़ में से हर एक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी के भी जीने के अधिकार का हनन नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आपने लिखा होगा कि सार्वजनिक जगह में धूम्रपान करना निषेध है। ऐसा क्यों? क्योंकि सार्वजनिक मतलब होता है जहां पर पब्लिक होती है। अब मान लीजिए कि पब्लिक में अगर हम धूम्रपान करना चालू कर दें और किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है और वह धुएं से सांस ना ले पाए, नतीजा क्या? मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु हो गई तो उसके जीने का अधिकार क्या हो गया? हनन हो गया ना। किसकी वजह से? उस व्यक्ति की वजह से। इसीलिए हर व्यक्ति को प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता, यही सरकार इसलिए करती है कि आपके घर का आसपास का इलाका स्वच्छ रखती है। आज के मतलब आपके आसपास का जो इलाका है सरकार स्वच्छ करती है, म्युनिसिपालिटी है, स्वच्छ पानी दे रही है पीने के लिए। और आपको जो गरीब तबके के लोग हैं जो आर्थिक संपन्न नहीं है, उनको सरकारी हॉस्पिटल खुला रखा है, निःशुल्क वहां पर उनका इलाज होता है। आपके घर राशन आता है। क्यों? क्योंकि सरकार संविधान के हिसाब चल रही है। सरकार कहती है कि गलती से भी किसी भी व्यक्ति का जीने का अधिकार का हनन ना हो। मान लीजिए कि कोई आर्थिक संपन्न नहीं है, उसके पास खाना नहीं है और वह खाना ना खा पाए, मर जाए, तो आर्टिकल 21 का हनन हुआ। तो सरकार यहाँ पे कूद के आती है और उसका सपोर्ट करती है, उसको राशन देती है। क्लियर है? राशन देती है, दाल देती है, फ्री में गैस भी देती है, ईंधन भी देती है और फ्री में उसका इलाज भी कराती है। यहाँ तक कि पढ़ने लिखने के लिए उसको छात्रवृत्ति भी देती है। यही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आए समझ में? आपने देखा होगा कि सरकार ने म्युनिसिपालिटी के तहत हर इलाके में एक बहुत बड़ा सा कचरा दान रखा है। तो लोग जाते हैं उस पर कचरा रखते हैं। लेकिन देन वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम कचरा दान पता है किसे समझते हैं? अपने घर के बगल वाले खाली प्लॉट में। कल की एक घटना हुई भाई साहब, हमारी माताश्री ने हमें एक घटना बताई। हमारे बगल में, सुनो, हमारे बगल में एक प्लॉट खाली है। अब वहां पे क्या होता है कि हमारे आसपास के लोग जो उनके पास होता है ना कि रोज का कमाना, रोज का उड़ाना, दारू दूध पीना, तो वो जो है ना, हमारा क्या है 2 मंजिल का मकान है, छत बहुत लंबी है ऊपर, तो नीचे जो है वहां बैठ के जुए खेल रहे थे। पता नहीं कर कहां से आ गए। हमारी जैसे बोलो ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारी मम्मी की मानसिकता ये है कि भाई बगल वाला प्लॉट खाली है, कचरे के लिए होगा। तो हम क्या करते हैं कि छत में जाके कचरा डालते थे। तो कल वो जुआ खेल रहे थे वहां पे और मेरी मम्मी की आदत बनी हुई थी, पूरी बाल्टी कचरे की मेरी मम्मी नहीं डाली और ठीक वहीं नीचे बैठे थे और पूरा कचरा। इनसे फायदा हुआ, उनको सबक मिला कि किसी के घर के पीछे जो है जुआ नहीं खेलना चाहिए, ऊपर से कचरा भी गिर सकता है।
फेंक गई है और कुछ नहीं गिरा है। तो भाई साहब हमारी मम्मी जब देखा कि इनके ऊपर कचरा दिया, ऐसी हमारी मम्मी भागी वहां से, ठीक है, सारे गेट बंद ऊपर कि कोई भी कल को ये क्लेम करके इन्होंने हमारे ऊपर कचरा फेंका, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 एक और, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। हर छात्र को, भारत के बातें नहीं, ये इधर बहुत ज्यादा बातें हो रही है, भारत के हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, जिसको प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं, प्रारंभिक शिक्षा। अब प्रारंभिक शिक्षा से ही पता लगाया जाता है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, कि बच्चा पढ़ा लिखा है या मानव पढ़ा लिखा है या नहीं। असल में हर व्यक्ति को, हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा लेने का अधिकार है। स्कूल चले हम, सब पढ़े, देखा सरकार ने कितना नारा किया, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में सर्व शिक्षा अभियान चला, ठीक है। आपने देखा होगा कि प्राथमिक विद्यालय में एक पेंसिल बनी रहा करती थी और आगे एक लड़की और पीछे एक लड़का, तो ये एक मैसेज था कि मतलब सभी बच्चों का पढ़ने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम अपने साक्षरता दर को बढ़ाना चाहते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था, ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, और आपको कहीं ना कहीं कोई भी सरकार हो, सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने क्या से क्या कर दिखाया। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे देश का साक्षरता दर 12%, यानी 1947 के समय हर 100 में से 12 व्यक्ति पढ़े लिखे थे। सोचिए, 100 में से मात्र कितने व्यक्ति, और आज लगभग हमारा 68% साक्षरता दर है कि 100 में से 68% लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कहीं ना कहीं सरकार उनको मदद कर रही है, शिक्षा मित्रों को देखो नियुक्त कर रही है, संविदा में टीचर ला रही है, टीचर की नियुक्ति कर रही है। और आपको बता दें कि इतना प्रेशर दिया हुआ है सरकार ने टीचरों के ऊपर कि कैसे भी करके समाज को शिक्षित कीजिए। यही कारण है कि आज आजादी के बाद हमारा क्या 100%, अच्छा किसी राज्यों ने 100% लक्ष्य पा लिया है, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, केरल, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात, 100% लक्ष्य। वहां पर जितने भी युवा वयस्क हैं या जिनको पढ़ा लिखा बोला जाता है, सब के सब क्या, पढ़े लिखे। अच्छा कोई राज्य ऐसा भी है कि जिसने 100% पुरुष और महिला दोनों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, अगेन केरला। अरे राज्य की बात कर रहा हूँ, आगे क्या है, केरला शिक्षा के मामले में बहुत आगे है। आपको बता दें केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, ठीक है, ये पढ़ने के मामले में बहुत आगे हैं, लड़का लड़की सब बराबर है। आपको बता दें आए समझ में, अरे यार आप लोग बहुत बातें नहीं। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। इसके बाद क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आए समझ में, कहने का मतलब ये आर्टिकल ऐसा कह रहा है कि जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तार करने का कारण भी आपको बताया जाएगा, और आपको बता दें कि आपके पास तब इतना भी समय रहेगा कि आप अपने मनपसंद वकील से अपने आप को संरक्षण दिला सकें। आए समझ में आया? ये था हमारा समता का अधिकार पहला, और ये स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा, ठीक है। अभी कितना क्या समय हुआ? हो गया सर 40 क्या करें, कंटिन्यू करें? थोड़ा इसको पॉज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, इसको पॉज कर